Good morning, students. Now here we are on lecture number 6 and the last lecture on the chapter alcohol, phenols and ethers. Right? So the preparation and properties of ethers we will discuss. And before we proceed for preparation and properties of ethers, here we are first we need to discuss about nomenclature of ethers because हमने ether के nomenclature discuss नहीं किए हैं. Okay, so as for example ROR है ना, so in that case let this one R and two R both are similar, or in the case when both are different, whatever is the case, if the similar then no issue. If the different, in that case the carbon having lower root word R having lower root word, जिस R का रूट वर्ड छोटा होता है यानी जो R ग्रुप छोटा होता है उसके रूट वर्ड के साथ ऑक्सी लग जाता है और बाकी पेरेंट कार्बन चेन की तरह कंसीडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है. क्यों? दोनों सेम है तो किसी एक के साथ ऑक्सी लगा दीजिए, दूसरे को पेरेंट चेन मान लीजिए. तो पेरेंट चेन अगर ये 1 हो गया तो ये वी कैन राइट इट एज मेथ रूट वर्ड एंड देन ऑक्सी, सो मेथॉक्सी मीथेन. Right? Similarly, if C2H5OC2H5 is there, C2H5OC2H5 is there, so it is called ethoxy. ये आप कंसीडर कर लीजिए एक के साथ, और ये दो कार्बन है, so this will be ethoxy ethane. Simply it is called dimethyl ether, diethyl ether. Right? अब if and both are as I already mentioned before, both are symmetrical ether. Symmetrical ether क्या होता है? दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप होना चाहिए. राइट? वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. देन इफ वी हैव CH3CH2OCH3, दिस इज asymmetrical ether, जहां पर एल्काइल ग्रुप दोनों साइड डिफरेंट हो जाएंगे. तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप जो होगा उसका रूट वर्ड और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी यूज करेंगे. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथॉक्सी, मेथ रूट वर्ड ऑफ वन कार्बन, ऑक्सी मिथॉक्सी ethane, isn't it? So this is methoxy ethane. Now like in this compound CH3 CH2 CH2 CH3 CH3. So in this compound we'll start numbering from 1 2 3 4 5, longest carbon chain numbering and all that. और उसके बाद सेकेंड कार्बन पर क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, और बाकी एज इट इज मिथॉक्सी, एंड बाकी एज इट इज क्या हो जाएगा? पेंटेन. तो इस तरीके से उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं. ओके, लाइक C6H5 बेंजीन रिंग एंड OCH3. सो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये छोटा ग्रुप है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन. क्या कह सकते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन. एंड इट इज मिथॉक्सी बेंजीन, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनीसॉल. कॉमनली इसे एनीसॉल भी कहा जाता है. इथॉक्सी बेंजीन को फेनिटॉल कहा जाता है कॉमनली. इथॉक्सी बेंजीन अगर आप यहाँ लेते हैं ना, इथॉक्सी OC2H5, तो इथॉक्सी बेंजीन को कॉमनली हम क्या कह सकते हैं? ये देखिए, इसे क्या कहेंगे? इथॉक्सी बेंजीन. इथॉक्सी बेंजीन, तो बेंजीन के साथ भी इसी तरह से लिया जा सकता है. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फेनिटॉल. कॉमनली इसे फेनिटॉल कहा जाता है. राइट? सो इस तरीके से हम अलग अलग कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ. हमें जो भी स्मॉल, अगर इफ वी हैव बोथ साइड सेम एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप देन वहाँ कोई इशू ही नहीं है. बट इफ वी हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, इन दैट केस oxygen will go with the carbon atom having less alkyl group having less number of carbon atoms.
राइट। और इन दैट केस उस एल्काइल ग्रुप का हम क्या करेंगे, रूट वर्ड यूज करेंगे और ऑक्सीजन क्या, ऑक्सी यूज करेंगे। तो उन दोनों को क्लब करके लिख देंगे, राइट। तो उसके बेसिस पर हम ये और बाकी सारे रूल्स जो हम आइडियली नॉमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं वही रूल्स यूज होंगे। OCH3 ग्रुप का कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। प्रेफरेंस ना होने का सीधा मीनिंग यह है कि इफ इट डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस, इन दैट केस, अगर इसका कोई प्रेफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि इट वुड कंसीडर्ड एज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl CH CH3 CH OCH3 and CH3 it is. In that case, during numbering we cannot prefer it directly. We will see the carbon chain and then lowest number rule, lowest sum rule, and afterward आप देखेंगे numbering will start from here 1 2 3 4 5. Why it is? Because हमने देखा this is methoxy, this is methyl, this is chloro, राइट। यहाँ से भी देखेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो जब टाई होता है तो ऐसी कंडीशन में अल्फाबेटिकली यूज कर सकते हैं। सो क्लोरो इज फर्स्ट, देन मिथाइल, देन मेथॉक्सी। सो राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-क्लोरो मेथॉक्सी एंड मिथाइल में मेथॉक्सी पहले आ जाएगा, 4-मेथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, 4-क्लोरो 2-क्लोरो 4-मेथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो कोई प्रेफरेंस नहीं होता। अगर OCH3 की जगह OH होता तो डेफिनेटली नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, क्योंकि OH की अपनी प्रेफरेंस होती है, बट OCH3 की कोई प्रेफरेंस नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मैंने हैलोजेंस के लिए भी कहा था कि हैलोजेंस की कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती है, राइट। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ so this is nomenclature. Now we are on preparation of ethers. So that we had discussed one method for dehydration of alcohols with alcohol at 443 Kelvin. अगर हम H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं 443 Kelvin पर, so alcohol will convert into alkene, that we know very well, but slight less temperature, it means around 413 Kelvin. 413 Kelvin, it's around 140 degrees Celsius, and 443 Kelvin is 170 degrees Celsius. So at 140 degree Celsius ये रिएक्शन जो डायरेक्ट एल्कीन में कन्वर्ट होना होता है, यू कैन सी द मैकेनिज्म इज आल्सो गिवन हियर. दिस इज फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन. But after protonation, what will happen? Other molecule will attack over there and H2O will coming out. Generally what happen? H2O बाहर निकल जाता है, CH2 प्लस बन जाता है, जो 443 केल्विन पर होता है. नॉर्मल डिहाइड्रेशन रिएक्शन वी नो. बट एट 413 केल्विन ये this alcohol will attack as a nucleophile over this electrophile and H2O will coming out. H2O बाहर निकल जाएगा. You can see easily. This is protonation, same steps. This step is different. In this reaction, in this step, in other step only loss of water and carbocation formation take place when we discussed about dehydration of alcohol at 443 Kelvin. ये जिसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस विल अटैक ओवर देयर एंड H2 विल रिलीज फ्रॉम द मॉलिक्यूल. सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, विल अटैक ओवर देयर और H2O को बाहर निकाल देता है. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह ये रिएक्शन होता है एंड द CH3 CH2 OH CH2 CH3 बनता है एंड द लास्ट स्टेप अगेन द डीप्रोटोनेशन. सो एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है. दिस विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस एट 413 केल्विन. बट 443 केल्विन पर ये कंडीशन नहीं होती है. दैट वी नो वेरी वेल कि 443 केल्विन पर क्या जो है वो रिएक्शन होता है और उस कंडीशन में वी नो कि यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा और फिर डीप्रोटोनेशन के बाद रिएक्शन निकल जाएगा. तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दिस रिएक्शन
which is occurred at 443 Kelvin with H2SO4 required ऑलमोस्ट आप इसमें कितना ऐड कर सकते हैं 70, यानी हम कह सकते हैं 503 केल्विन विद Al2O3। 240 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी सेम रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर का कितना 240 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 503 केल्विन। और जो H2SO4 413 केल्विन पर रिएक्शन दे रहा है, यही Al2O3 443 केल्विन पर देता है। तो Al2O3 के साथ भी सेम रिएक्शन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, बट H2SO4 बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन इस चीज को प्रूव भी करता है, राइट। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ether by dehydration of alcohol. And the second one is, which is very very important, Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis is most important method for preparation of ether. Best results will the best result obtained by or best yield obtained by Williamson ether synthesis. The simplest way of Williamson ether synthesis is like this: RX RONA। RO मतलब obviously alkoxide है ना, C6H5ONA, तो हम क्या कहते हैं फिनॉक्साइड। C2H5O माइनस Na प्लस या C2H5ONA, तो अपन क्या कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सो इट इज एल्कोक्साइड। तो जब हम रिएक्शन हेलो एल्केन का एल्कोक्साइड के साथ करते हैं, सो वी वुड गेट ईथर एंड इट इज कंप्लीटली SN2 reaction। मतलब this will act as a nucleophile, it will attack over there and X will coming out, isn't it? So क्या होता है SN2 रिएक्शन में, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है और बैक साइड अटैक होता है, और इसीलिए प्राइमरी पर रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। यू कैन सी RX केवल ये वाला R जो है प्राइमरी ही होना चाहिए, ये सेकेंडरी नहीं हो सकता, ये टर्सरी नहीं हो। सेकेंडरी में थोड़ा बहुत रिएक्शन मिल भी सकता है, बट टर्सरी पे कभी नहीं मिलेगा। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट केस इज दिस RONA। RO जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस होगा। एल्कोहल इज अ वीक एसिड वी नो, सो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर सेकेंडरी और टर्सरी होता है तो इट विल लीड्स टू एलिमिनेशन रिएक्शन, और उस कंडीशन में एल्कीन बन सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम शोइंग यू the mechanism and overall the reaction. What will happen in this Williamson ether reaction? सबसे पहले C2H5OH का रिएक्शन सोडियम या सोडियम हाइड्राइड जैसे किसी कंपाउंड से कराया जाता है। सोडियम और सोडियम हाइड्राइड आप ले सकते हैं, एंड इन दैट केस सोडियम वी नो एसिडिक कंडीशन की तरह यूज होगा। वी हैड डिस्कस्ड द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, तो C2H5ONA हमें देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। दोनों ही केसेस में रिएक्शन का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, और दोनों ही केस में C2H5ONA बन जाएगा। RONA सोडियम इथॉक्साइड इट इज, सोडियम इथॉक्साइड इट इज, isn't it? और उसके बाद C2H5ONA will attack as a nucleophile RONA। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत पहले ही आपको ये रिएक्शन बता चुका हूं। सो यू कैन सी देयर दैट व्हेन इट रिएक्ट विथ CH3Cl प्राइमरी पर, या ऑब्वियसली CH2Cl हो सकता है, एंड विल व्हेन इट अटैक ओवर देयर Cl will removed as a leaving group and the compound will be C2H5OCH3. So this is Williamson ether synthesis। अगर हमारे पास C6H5ONA है, if we have C6H5OH phenol, सबसे पहले now in case of phenol आप Na, NaH और NaOH भी ले सकते हैं, because alcohol will not react with NaOH but phenol react with NaOH, that we know very well. So in that condition what will form? First in all these reaction
ONA बनेगा, विद Na एंड NaH हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, विद NaOH H2O बाहर निकलेगा, राइट, दैट वी नो वेरी वेल। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बट हेयर इज OH, राइट, सो H2O बाहर निकलेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स आप जिसको भी लेना चाहते हैं, अगर आप C2H5 लेना चाहते हैं तो विल अटैक ओवर C2H5। C2H5 का जो कार्बन होगा CH3CH2Cl विल अटैक ओवर देयर एंड Cl will be removed, will be displaced, will be substituted as a leaving group, और यहाँ पर बन जाएगा OC2H5। सो इस तरह से एराइल ईथर और एल्काइल ईथर दोनों तरीके के ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां पर हेलो एल्केन, जहां पर हेलो एल्केन टर्सरी होता है। यू कैन सी आई शेयर्ड an example with you. If the haloalkane is primary and this alkoxide is primary, secondary, tertiary, whatever, there's no issue, the compound will be formed. But if this alkoxide is primary or secondary or tertiary, but that haloalkane is also secondary or tertiary, in that case elimination will occur. You can see this alkoxide group will attack over the hydrogen at beta hydrogen, it pull beta hydrogen and iodine is also coming out. So यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इट जस्ट लुक लाइक एज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। KOH एल्कोहलिक के साथ जो रिएक्शन होते हैं वैसा रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज वहां पर भी C2H5O माइनस, KOH एल्कोहलिक का मेन कंपोनेंट C2H5O माइनस ही होता है, अगर आप याद कर सकें तो। सो रिमेंबर इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए जो हेलो एल्केन है दैट मस्ट बी प्राइमरी। एल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी हो इट इज गुड, क्योंकि जितनी कम हिंड्रेंस हो उतना अच्छा है। बट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कोई भी हो सकता है, बट हेलो एल्केन जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। इफ हेलो एल्केन इज सेकेंडरी, इफ हेलो एल्केन इज टर्सरी, इन ऑल दोज केसेस एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। Physical properties of ether, now I'm talking about it. You can see that ether could also form, show hydrogen bonding with water. Hydrogen water के साथ देखिए, water का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज नॉट एक्चुअली राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई कैन नॉट से, आई गॉट अ पिक्चर फ्रॉम समवेयर एल्स एंड आई नीड टू मेंशन हियर ऑल्सो कि मैंने YouTube से कुछ पिक्चर्स अपनी हेल्प के लिए ली हुई है, जिससे कि मैं अपनी चीज़ को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। YouTube सर्फिंग के थ्रू कुछ पिक्चर्स हमें मिली हैं, बट दिस इज नॉट राइट वे, इट इज राइट वे। दिस OH इज मोर पोलर, दिस H इज नॉट एग्जैक्टली पोलर, दिस H इज एग्जैक्टली पोलर, है ना, पोलैरिटी इस H में ज़्यादा होती है। सो दिस वे ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली अकर्स इन ईथर। ईथर में इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन ईथर्स, बट विच इज वेरी लिमिटेड एक्चुअली, क्योंकि अगर हम H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, HOH, राइट, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड एक और ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन इज देयर एंड दिस इज, फिर एक और ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन इज देयर।
सो एक और बॉन्डिंग, बराबर। सो इस तरीके से ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन केस ऑफ वाटर एंड सिमिलरली इन केस ऑफ एल्कोहल। ऑब्वियसली यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इजिली कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज यहाँ एक एक R हो जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन जो दूसरा हाइड्रोजन रह सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व नहीं रह पाएगा। अदरवाइज इन केस ऑफ वाटर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। येस और नो? सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि अल्कोहल में। और नाउ इन दिस केस अब दोनों ही R नहीं है तो खुद मॉलिक्यूल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कभी ईथर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही नहीं, इजंट इट? हाँ, मॉलिक्यूल जो ईथर का मॉलिक्यूल है एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल सकती है, इसके अलावा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसीलिए आउट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम होती है। इजंट इट? इज इट क्लियर टू यू नाउ? सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर कुछ एंड ऑब्वियसली क्योंकि ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, या सिंपली आई कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही दोनों RR हो जाते हैं तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस, एंड इफ इट इज वेरी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी लेस। यू कैन सी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपसे शेयर किए हुए हैं, सबके मॉलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में केवल लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स होते हैं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम 4 कार्बन की बात कर रहे हैं, 58 मोलर मास की बात कर रहे हैं तो -1 होता है। ईथर का 6 बॉइलिंग पॉइंट होता है। वीक डायपोल होता है क्योंकि O अगर आप देखें OCCOC ये जो बॉन्ड होता है इसमें डायपोल उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि जितना भी डेवलप होता है बॉन्ड एंगल अराउंड 111 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो काफ़ी पार्ट डायपोल का जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जा सकता है या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो वीक डायपोल देखने को मिलता है। एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग डायपोल देखने को मिलता है तो 49, कीटोन में भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग डायपोल और देखने को मिलता है, सो दैट इज 56। और जो अल्कोहल होता है उसमें आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री तक हमें देखने को मिलता है। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू आई थिंक कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट अगर हम सेम मॉलिकुलर मास में देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट जनरली अगर आप देखें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बाकी केसेस में हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्युबिलिटी एज आई मेंशन कि वाटर में सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है ईथर्स की, तो ईथर्स इज ऑलमोस्ट इमिसिबल इन वाटर, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, so the first important reaction generally occur in ethers, it is cleavage of CO bond in ethers by hydrogen halide with the help of hydrogen halide। और you can see कि कौन सा जो जितना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हैलाइड होता है वो उतना ज़्यादा एक्टिव होता है। HI, HBr और Cl उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, राइट। सो कैसे रिएक्शन होते हैं, लेट वी डिस्कस अबाउट दिस रिएक्शन ऑल्सो। So what will happen in these reaction? This is ether, right? R O R dash, R और R dash सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनका रिएक्शन जब HI के साथ होता है, हमने HI, HBr और HCl का रिएक्शन एल्कोहल के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो इस रिएक्शन में सबसे पहले जो ईथर का हाइड्रोजन, ईथर का जो ऑक्सीजन होता है विल टेक हाइड्रोजन एंड प्रोटोनेटेड, सो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा और R यहां पर आ जाएगा। आफ्टर इट I माइनस इज देयर
and I minus will attack over one alkyl group, and in this case IR plus, so obviously I minus will attack nucleophilic substitution reaction. कैसा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और क्या बन जाएगा? HOR. I माइनस विल अटैक ऑन R और ROH डेवलप हो जाएगा, तो IR और ROH विल फॉर्म. एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OC2H5. Right? In this case, when HI will attack, सबसे पहले CH3OH फॉर्म हो जाएगा, प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, and the C2H5 will be there. And after it, this is first attack, okay, प्रोटोनेशन हो गया, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब दोनों साइड प्राइमरी होते हैं तो SN2 टाइप होता है, एंड विल अटैक हेयर, और ये बाहर हो जाएगा. सो इन दिस कंडीशन दोनों जब प्राइमरी होते हैं तो इट इज लाइक SN2, तो ये हो जाएगा CH3I एंड प्लस C2H5OH. If excess HI is there, excess HI है, यानी excess में है HI excess में है, so in that case what will happen? It will again attack on OH, bond will break, and जैसे HI का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा, and it will alcohol again convert into iodoalkane and H2O also. So excess में होगा तो फिर alcohol will convert into that, because simply HI का रिएक्शन जो alcohol के साथ होता है वो वहां देखने को मिलेगा. If it is tertiary, remember, if it is tertiary like this, CH3O C CH3 CH3 and CH3, in that case the reaction with HI occur with the same manner. सबसे पहले ऑक्सीजन will attack over this hydrogen and get protonated. CH3OH plus CH3 CH3 okay, and afterwards ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. सो जब टर्सरी कोई भी एक तरफ टर्सरी होता है तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, राइट, बिकॉज कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता है और HI जनरली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है. तो उस कंडीशन में एसिडिक कंडीशन है तो SN1 के लिए बड़े आसानी से SN1 रिएक्शन शो करता है, और CH3OH फॉर्म हो जाता है और कार्बोकैटाइन बन जाता है CH3 और प्लस चार्ज, और फिर उसके ऊपर आयोडीन अलग से अटैक कर देता है एंड विल कन्वर्ट इनटू CH3 एंड I. राइट, सो इस तरीके से इट डिपेंड्स कि अगर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उस केस में, जब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उस केस में विल एक्ट एज SN2 रिएक्शन जो यहाँ पर देखने को मिलता है. बट अगर टर्सरी एल्काइल ग्रुप कोई भी है तो उस कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है. सेकेंडरी में हमें हमेशा ध्यान रखना था, अगर एक साइड प्राइमरी एक साइड सेकेंडरी है तो विल एक्ट एज SN2, दोनों साइड सेकेंडरी विल एक्ट एज SN1, एक साइड टर्सरी एक साइड सेकेंडरी विल एक्ट एज SN1. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट हम बड़े आसानी से इसे याद रख सकते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू.
ओके, इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? सो कैसे रिएक्शन होता है, इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, दैट इज विद एराइल ईथर की अगर हम बात करते हैं, लाइक C6H5। अब यहाँ जब ये इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता कि SN1 और SN2, इससे कोई लेना देना नहीं हो जाता। वाई इट इज HI का जब रिएक्शन होता है तो प्रोटोनेशन होगा, ये बात में इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन के बाद ये क्या बनेगा, OH और यहाँ पर प्लस चार्ज, राइट, एंड आफ्टरवर्ड CH3 इज देयर। अब इट इज वेरी मच क्लियर कि ये बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से बना है, और ये कॉन्जुगेशन में होता है। यस और नो, ये कॉन्जुगेशन में होता है। कैसा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड, तो इट मींस इन दिस बॉन्ड देयर इज डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी आल्सो, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। सो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, ऑब्वियसली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो I विल अटैक ऑन दिस कार्बन, सो द कंपाउंड विल बी, कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये बात तय है कि इस रिएक्शन में अल्कोहल ही बनेगा और साथ में CH3I बनेगा। वॉट एवर इज द कंडीशन, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इवन इफ HI एक्सेस में भी ले लें हम, HI एक्सेस, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई, बराबर है ना। तो इट इज वेरी मच क्लियर होना चाहिए ये कि कैसे रिएक्शन होता है। ओके, so if it is OC2H5, in this case again I'm showing you, in this case again the reaction will be same, HI का रिएक्शन करा दीजिए, प्रोडक्ट will be phenol plus C2H5I। It is I think very much clear to you कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। Okay, now the last one, this is the properties of aryl ether, halogenation, nitration and Friedel-Crafts reaction. These are electrophilic substitution reaction, OCH3 group being an activating group, enhance electron density at ortho and para position, and that's why when Br2 will attack, Br plus will be bonded with ortho and para position, when NO2 plus will attack will be bonded with ortho and para position. Friedel-Crafts reaction, as I said कि alcohols Friedel-Crafts reaction नहीं देते हैं, but ethers, aryl ethers Friedel-Crafts reaction देते हैं, because alcohol जितने एक्टिवेटिंग नहीं होते हैं और इसीलिए ये शो करते हैं। तो यू कैन सी acylation as well as alkylation, CH3COCl will attack। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी कई बार मैकेनिज्म देख चुके हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, राइट। सो these are properties and nomenclature and preparation of ethers. Thank you for today.